नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी सालवती की अंतिम कड़ी। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अभी तक आपने इस कहानी में सुना था कि वैशाली विजय का उत्सव मना रही थी। उधर वसंत का समारोह था। सालवती को सब लोग भूल गए और अभय कुमार वह कदाचित नहीं भूला। कुछ कुछ क्रोध से, कुछ विषाद से और कुछ स्नेह से। संस्थागार में चुनाव की भीड़ थी। उसमें जो सुंदरी चुनी गई वह निर्विवाद नहीं चुनी जा सकी। अभय कुमार ने विरोध किया। आठों कुलपुत्रों ने उसका साथ देते हुए कहा, जो अनुपम सौंदर्य नहीं, उसे वेश्या बनाना सौंदर्य बोध का अपमान करना है। किंतु बहुमत का शासन, चुनाव हो ही गया। वैशाली को अब वेश्याओं की अधिक आवश्यकता थी। सालवती ने सब समाचार अपनी सैया पर लेटे लेटे सुना। वह हंस पड़ी। उसने नीला से कहा, नीले, मेरे स्वर्ण भंडार में कमी तो नहीं है? नहीं स्वामिनी, इसका ध्यान रखना, मुझे आर्थिक परतंत्रता न भोगनी पड़े, इसकी संभावना नहीं, आप निश्चिंत रहें। किंतु सालवती, हाँ, वह स्वतंत्र थी, एक कंगाल की तरह, जिसके पास कोई अधिकार, नियंत्रण अपने पर भी नहीं, दूसरे पर भी नहीं। ऐसे 8 वसंत बीत गए। अब आगे। अभय कुमार अपने उद्यान में बैठा था। एक शुभ्र शिला पर उसकी बीड़ा रखी थी। 2 दास उसके सुगठित शरीर में सुगंधित तेल मर्दन कर रहे थे। सामने मंच पर एक सुंदर बालक अपनी क्रीड़ा सामग्री लिए व्यस्त था। अभय अपनी बनाई हुई कविता गुनगुना रहा था। वह बालक की अकृत्रिम हंसी पर लिखी गई थी। अभय के हृदय का समस्त संचित स्नेह उसी बालक में केंद्रीभूत था। अभय ने पूछा, आयुष्मान विजय, तुम भी आज मल्लशाला चलोगे ना? बालक क्रीड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जैसे वह सचमुच किसी से मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। उसने कहा, चलूंगा और लड़ूंगा भी। अभय ठठाकर हंस पड़ा। बालक कुछ संकुचित हो गया। फिर सहसा अभय को स्मरण हो गया कि उसे और भी कई काम हैं। वह स्नान के लिए उठने लगा कि संस्थागार की सन्निपात भेरी बज उठी। एक बार तो उसने कान खड़े किए, पर फिर अपने में लीन हो गया। मगध युद्ध के बाद उसने किसी विशेष पद के लिए कभी अपने को उपस्थित नहीं किया। वह जैसे वैशाली के शासन में भाग लेने से उदासीन हो रहा था। स्वास्थ्य का बहाना करके उसने अवसर ग्रहण किया। उसके मगध युद्ध के सहायक 8 दार्शनिक कुलपुत्र उसके अभिन्न मित्र थे। वे भी अविवाहित थे। अभय कुमार की गोष्ठी बिना सुंदरियों की जमात थी। वे भी आ गए। इन सबों के बलिष्ठ शरीरों पर मगध युद्ध के वीर चिन्ह अंकित थे। अभिनंद ने पूछा, आज संस्थागार में हम लोग चलेंगे कि नहीं? अभय ने कहा, मुझे तो मल्लशाला का निमंत्रण है। अभिनंद ने कहा, तो सचमुच हम लोग वैशाली के शासन से उदासीन हो गए हैं क्या? सब चुप हो गए। सुभद्र ने कहा, अंत में व्यवहार की दृष्टि से हम लोग पक्के नियतिवाद ही रहे। जो कुछ होना है वह होने दिया जा रहा है। आनंद हंस पड़ा। मणिकंठ ने कहा, नहीं, हंसने से काम न चलेगा। आज जब उपवन से आ रहा था तब मैंने देखा कि सालवती के तोरण पर बड़ी भीड़ है। पूछने से मालूम हुआ कि 8 बरस के दीर्घ एकांतवास के बाद सौंदर्य के चुनाव में भाग लेने के लिए सालवती बाहर आ रही है। मैं क्षण भर रुका। वह अपने पुष्प रथ पर निकली। नागरिकों की भीड़ थी। कुल वधुओं का रथ रुक रहा था। उनमें कई तेजस्विनी महिलाएं थीं, जिनके गोद में बच्चे थे। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यही पिचासिनी हम लोगों के बच्चों से, उनके पिताओं को, स्त्रियों से अपने पतियों को छीनने वाली है। वह एक क्षण खड़ी रही। उसने कहा, देवियों, 8 बरस के बाद वैशाली के राजपथ पर दिखलाई पड़ी हूं। इन दिनों मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा।
मुझे आप लोग क्यों कोस रही हैं? वे बोली, तूने वेश्यावृत्ति के पाप का आविष्कार किया है। तू कुल पुत्रों के वन की दावाग्नि की प्रथम चिंगारी है। तेरा मुंह देखने से भी पाप है। राष्ट्र के इस अनाथ पुत्रों की ओर देख पिचासनी। कई ने बच्चों को अपनी गोद से ऊंचा कर दिया। सालवती ने उन बालकों की ओर देखकर रो दिया। रो दिया? अभिनंद ने पूछा। हाँ हाँ, रो दिया। और उसने कहा, देवियों मुझे क्षमा करें, मैं प्रायश्चित करूंगी। उसने अपना रथ बढ़वा दिया। मैं इधर चला आया, किंतु कुल पुत्रों से मैं सत्य कहता हूं कि सालवती आज भी सुंदरियों की रानी है। अभय कुमार चुपचाप विजय को देख रहा था। उसने कहा, क्या हम लोग चलेंगे? हाँ हाँ, अभय ने दृढ़ स्वर में पूछा। और आवश्यकता होगी तो किसी प्रकार से प्रतिकार करने में पीछे न हटेंगे। हाँ, न हटेंगे, दृढ़ता से कुलपुत्रों ने कहा। तो मैं स्नान करके अभी चला। रथों को प्रस्तुत करने के लिए कह दिया जाए। जब अभय स्नान कर रहा था तब कुलपुत्रों ने कहा, अब अभय कुछ अद्भुत काम करेगा। आनंद ने कहा, जो होना होगा वह होगा ही, इतनी घबराहट से क्या? अभय शीघ्र स्नानागार से लौट आया। उसने विजय को अपने रथ पर बिठाया। कुल पुत्रों के 9 रथ संस्थागार की ओर चले। अभय के मुख पर गंभीर चिंता और दुर्दमनीय दृढ़ता थी। सिंह द्वार पर साधारण जनता की भीड़ थी और विशाल प्रांगण में कुल पुत्रों की और महिलाओं की। आज सौंदर्य प्रतियोगिता थी। रूप की हाट सजी थी। 8 भिन्न आसनों पर वैशाली की वेश्याएं भी बैठी थीं। नवा आसन सुना था। अभी तक नई प्रार्थनी सुंदरियों में उत्साह था, किंतु सालवती के आते ही जैसे नक्षत्रों का प्रकाश मंद हो गया। पूर्ण चंद्रोदय था। सालवती आज अपने संपूर्ण सौंदर्य में यौवनवती थी। सुंदरियां हताश हो रही थीं। कर्मचारी ने प्रतियोगिता के लिए नाम पूछा, किसी ने नहीं बताया। उसी समय कुल पुत्रों के साथ अभय ने प्रवेश किया। मगध युद्ध विजेता का जय जयकार हुआ। सालवती का हृदय कांप उठा। न जाने क्यों वह अभय से डरती थी, फिर भी उसने अपने को संभाल कर अभय का स्वागत किया। युवक सौंदर्य के चुनाव के लिए उत्कंठित थे। कोई कहता था आज होना असंभव है, कोई कहता नहीं, आज सालवती के सामने इसका निर्णय होगा। परंतु कोई सुंदरी अपना नाम नहीं देना चाहती थी। सालवती ने अपनी विजय से मुस्कुरा दिया। उसने खड़ी होकर विनीत स्वर से कहा, यदि माननीय संघ को अवसर हो, वह मेरी विज्ञप्ति सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। संस्थागार में सन्नाटा था। उसने प्रतिज्ञा उपस्थित की, यदि संघ प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दे। मेरी यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे कि आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वेश्या न होगी। कोलाहल मचा। और तुम अपनी सिंहासन पर अचल बनी रहो। कुल वधुओं के सौभाग्य का अपहरण किया करो। महिलाओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द आलिंद से सुनाई पड़े। धैर्य धारण करो देवियों। हाँ, तो इस पर संघ क्या आज्ञा देता है? सालवती ने साहस के साथ तीखे स्वर में कहा। अभय ने प्रश्न किया, क्या जो वेश्याएं हैं वे वैशाली में बनी रहेंगी? और क्या इस बार भी सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम अपने को विजयनी नहीं समझती हो? मुझे निर्वासन मिले, कारागार में रहना पड़े, जो भी संघ की आज्ञा हो, किंतु अकल्याणकर और पराजय का मूल इस भयानक नियम को, जो अभी थोड़े दिनों से वज्जी संघ ने प्रचलित किया है, बंद करना चाहिए। एक कुलपुत्र ने गंभीर स्वर से कहा, क्या राष्ट्र की आज्ञा से जिन स्त्रियों ने अपना सर्वस्व उसकी इच्छा पर लुटा दिया, उन्हें राष्ट्र निर्वासित करेगा, दंड देगा? गणतंत्र का यह पतन? एक ओर से कोलाहल मचा। ऐसा ना होना चाहिए। फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा? राजा ने गंभीर स्वर से पूछा। इनका कौमार्य, शील और सदाचार खंडित है। इनके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करता है? संघ यदि प्रसन्न हो, उसे अवसर हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा।
राजा का संकेत पाकर उसने फिर कहा, हम 8 मगध युद्ध के खंडित शरीर विकलांग कुलपुत्र हैं और ये सील खंडिता 8 नई अनंग की पुजारिने हैं। कुछ लोग हंसने की चेष्टा करते हुए दिखलाई पड़े। कर्मचारियों ने तुरय बजाकर शांत रहने के लिए कहा। राजा, उपराजा, सेनापति, मंत्रधर, सूत्रधर, अमात्य, व्यवहारिक और कुलिकों ने इस जटिल प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना आरंभ किया। संस्थागार मौन था। कुछ काल बाद सूत्रधार ने पूछा, तो क्या 8 कुलपुत्रों ने निश्चय कर लिया है? इन वेश्याओं को वे लोग पत्नी की तरह ग्रहण करेंगे? अभय ने उसकी ओर सभ्रम से देखा। वे उठ खड़े हुए। एक साथ स्पष्ट स्वर में उन लोगों ने कहा, हाँ, यदि संघ वैसी आज्ञा देने की कृपा करे। संघ मौन है, इसलिए मैं समझता हूं उसे स्वीकार है। राजा ने कहा। सालवती सालवती की पुकार उठी। वे 8 अभिनंद आदि के पार्श्व में आकर खड़ी हो गई थीं, किंतु सालवती अपने स्थान पर पाषाणी प्रतिमा की तरह खड़ी थी। यही अवसर था जब 9 वर्ष पहले उसने अभय कुमार का प्रत्याख्यान किया था। पृथ्वी ने उसके पैर जकड़ लिए थे। वायुमंडल जड़ था, वह निर्जीव थी। सहसा अभय कुमार ने विजय को अपनी गोद में उठाकर कहा, मुझे पत्नी तो नहीं चाहिए, हाँ, इस बालक की मां को खोज रहा हूं, जिसको प्रसव रात्रि में ही उसकी मानिनी मां ने लज्जा पिंड की तरह अपनी सौंदर्य की रक्षा के लिए फेंक दिया था। उस चतुर वैद्य ने इसकी दक्षिणी भुजा पर एक अमिट चिन्ह अंकित कर दिया है। उसे यदि कोई पहचान सके तो वह इसे गोद मिले। सालवती पागलों की तरह झपटी। उसने चिन्ह देखा और देखा उस सुंदर मुख को। वह अभय के चरणों में गिरकर बोली, यह मेरा है देव, क्या तुम भी मेरे होगे? अभय ने उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। जयनाद से संस्थागार मुखरित हो रहा था। बंधुओं, अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी सालवती की अंतिम कड़ी सुन रहे थे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।